हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन की, जिसकी अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है। तो ये है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि G20 कोई औपचारिक संरचना नहीं है। औपचारिक संरचना का क्या अर्थ है? यानी कि ये कोई ऐसा संगठन नहीं है जैसे कि UN है, उसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, उसमें कुछ देशों को वीटो की पावर है, उसका एक सचिवालय है, ऑफिस है, उसमें से बहुत सारी और भी शाखाएं निकलती हैं और उसका पूरा एक पैटर्न बना हुआ है। तो उस तरीके से ये एक औपचारिक संगठन नहीं है, ये सिर्फ एक मंच है। मंच यानी कि एक जगह है, एक स्टेज है अपनी बात को कहने के लिए, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए, मुद्दे बताने के लिए। और हर साल इसकी अध्यक्षता बदलती रहती है। ठीक है, इसका कोई प्रशासनिक ढांचा नहीं है, जैसा भी मैंने बताया, कोई सचिवालय नहीं है और कोई इसका अध्यक्ष नहीं है। इसकी अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है। वैसे अगर हम 2010 में देखें तो 2010 में यहाँ पे जो विदेश इसमें शामिल हैं उनको समूहों में बांट दिया गया था। जैसे कि समूह 1 में, ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, USA संयुक्त राज्य अमेरिका। समूह 2 में यानी कि ग्रुप 2 में भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। और ग्रुप 3 में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको, यूरोपीय संघ। ग्रुप 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन। ये यूरोपीय संघ अभी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये कोई देश नहीं है। समूह 5 में चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया। तो इसमें कितने देश शामिल हुए? इसमें भारत को मिला के प्रमुख 19 देश शामिल हुए। दुनिया के 19 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं या जो विकसित हो चुकी हैं या फिर विकसित होने वाली हैं, यानी कि अभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जिन्हें हम कह सकते हैं। जैसे कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। 19 देश शामिल हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल है। यूरोपीय संघ अपने आप में एक संगठन है, ठीक है, एक औपचारिक संगठन जो कि यूरोप का है, और इसमें यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज शामिल हैं। तो ये पूरा का पूरा संघ इसमें शामिल है और 19 देश। और यूरोपीय संघ के जो देश हैं, जो यूरोपीय संघ में भी शामिल हैं, जैसे कि कौन कौन से देश, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये सब अलग से भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अलग से तो उन्होंने खुद को शामिल किया हुआ ही है और यूरोपीय संघ के भी वो सदस्य हैं। तो यूरोपीय पूरा का पूरा संघ इसमें शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 20 देश शामिल नहीं हैं, 19 प्रमुख देश और एक यूरोपीय संघ, तो टोटल हो गए 20। इसलिए इसका नाम है G20। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और उस टाइम इसमें इतने सारे देश शामिल नहीं थे और ना ही इसका उद्देश्य ये था जो कि आज है। उस टाइम इसमें सिर्फ जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा और UK शामिल थे। हिंदी में कनाडा। ठीक है, यूके उत्तराखंड नहीं है। UK यानी कि यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ 8 देश शामिल थे और इसकी पहली बैठक, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। लेकिन क्या हुआ, और स्टार्टिंग में इसमें कौन कौन शामिल होता था? सिर्फ जो देशों के वित्त मंत्री होते थे वो शामिल होते थे और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते थे वो शामिल होते थे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1999 में ये सिर्फ वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का ही एक संगठन था। लेकिन क्या हुआ, 2008 में वैश्विक मंदी आई। वैश्विक मंदी यानी पूरे दुनिया का ही बुरा हाल था, हर जगह काम की मारामार थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो उससे संभलने के लिए, वैसे तो इसकी बैठक साल में एक बार ही होती है, लेकिन 2009 और 2010 में इसकी बैठक साल में 2 बार हुई थी। वो इसलिए क्योंकि वैश्विक आर्थिक मंदी चल रही थी और पूरी दुनिया गरीबी की तरफ बढ़ रही थी, उससे बचने के लिए। इसमें क्या क्या है? इसमें पारदर्शिता है, जवाबदेही को मजबूत करना, वित्तीय बाजारों की अखंडता को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जो हैं उनमें सुधार करना। लेकिन 2008 का जो शिखर सम्मेलन है वो सिर्फ इसलिए हुआ था
कि पूरे विश्व में जो आर्थिक मंदी छाई हुई है, जो संकट छाया हुआ है, वित्तीय संकट, उससे बचने के लिए। और उसके बाद ही इसमें धीरे धीरे करके बाकी सारे देश शामिल होते गए और इसका जो मुद्दा है वो भी बदल गया। पहले सिर्फ इसका मुद्दा क्या था कि लोग इसमें सिर्फ केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री शामिल होते थे, लेकिन अभी इसमें जो देश के प्रमुख होते हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह, वो सब भी शामिल होते हैं। इसमें वैश्विक उत्पादन का 85% शामिल है, यानी कि जो जो देश इसमें 20 देश शामिल हैं वो सारे बड़े बड़े देश हैं, सारी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं या तो विकसित और बड़े बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो पूरे विश्व में जितना भी उत्पादन होता है उसका अकेले 85% G20 के देशों में ही होता है। बाकी का 15% जो बाकी देश बचे हुए हैं उन सब में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े देशों का और जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं और पहले से ही उभर चुकी हैं उन सब का काफ़ी बड़ा एक मंच है, संगठन नहीं है, मंच है। और अभी जो फ़िलहाल के इसमें मुद्दे हैं वो ये हैं अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, जलवायु परिवर्तन, ये सब वैश्विक मुद्दे हैं, ठीक है, विश्व विकास। इसलिए इस संगठन की इस आधार पर आलोचना भी की जाती है कि जब पहले से ही हमारे पास UN है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र है, और मुद्रा के लिए हमारे पास IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, तो इतने बड़े बड़े संगठन होने के लिए हमें G20 जैसे संगठनों की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये IMF और UN की भूमिका को कम करता है कि पहले से इतने संगठन है तो फिर ये क्या करेंगे, बाकी सारे काम अगर G20 ही कर लेगा। तो इसकी आलोचना भी की जाती है इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं कि जिस देश के पास इसकी अध्यक्षता आती है वो क्या करता है। जैसे कि फ़िलहाल G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है। हमारे पास आपने सुना ही होगा दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं क्योंकि बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो बड़े बड़े नेता हैं जो उनके देश के प्रमुख हैं वो आने वाले हैं। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए और मेहमान नवाजी के लिए ये सब किया जाता है। अब इसमें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सेंट्रल बैंक के गवर्नर और शेरपा शामिल होंगे। शेरपा क्या होते हैं? शेरपा वो होते हैं, हर एक देश का एक प्रमुख होता है जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसको शेरपा कहते हैं। और शेरपा का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो ये होता है कि नेपाल में जो पहाड़ होते हैं ना उन पे ये लोग चढ़ाई बड़े अच्छे से करते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, मतलब इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, सिर्फ सिंपल जूते या लकड़ी वगैरह होती है और उससे ये बहुत अच्छे से चढ़ाई करते हैं। तो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, एक तरीके से एक्सपर्ट समझ सकते हैं, उनको नेपाल में शेरपा कहा जाता है। तो अध्यक्षता देने वाले को शेरपा का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अपने काम में एक्सपर्ट है, ठीक है। और G20 में जो 20 देश यानी कि 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सदस्य देश शामिल हैं, गैर सदस्य देश, जो इसके सदस्य तो नहीं हैं लेकिन फिर भी उनको आमंत्रित किया जाता है और वो आते भी हैं देखने के लिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अब हम भारत की अगर बात करें कि भारत में क्या हो रहा है G20 का, तो G20 भारत में शामिल देश है जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है और यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी अपनी कंपनी लगाता है या बाहर से कोई भी निवेश करता है हमारे देश के अंदर तो उसको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी हाई है इस टाइम और यंगस्टर्स जो हैं वो भी काफ़ी हाई हैं। बूढ़ी पॉपुलेशन कम है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और इस टाइम भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो इस कारण G20 में जो भारत का कद है वो काफ़ी बड़ा है। साथ ही भारत को G20 के रूप में खुद एक मंच मिला है जिस पे भारत अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कि उसको क्या चाहिए और वो क्या क्या कर रहा है और क्या क्या कर सकता है। जहाँ ये वैश्विक मुद्दों पे भी अपने वज़नदार तरीके से बातें रखेगा, जैसे कि आतंकवाद, काला धन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, इस तरीके के मुद्दे भारत के रहेंगे। अगर हम G20 की बात करें तो इसका जो अध्यक्षता चलती है वो कुछ इस तरीके से चलती है। जैसे हम बात करें कि जो 16वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो रोम में हुआ था 2021 में, ठीक है। उसके बाद 17वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था, 17वां शिखर सम्मेलन यानी कि 2022 में, वो इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया अभी भारत में है, यानी कि भारत टॉप पर है, ये अध्यक्षता कर रहा है। फिर नेक्स्ट जो होगा वो करेगा। तो इस तरीके से 3 मतलब ऐसे बनाए रखते हैं।
तो ये जो 17वां शिखर सम्मेलन है, तो भारत ने इससे सीखा कि कैसे अध्यक्षता करनी है, कैसे काम को आगे बढ़ाना है। अब भारत से जो नेक्स्ट देश है जिसकी बारी है वो सीखेगा, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा ये वाला ऊपर चला जाएगा, 2019 इसका आ जाएगा और भारत इस जगह पर आ जाएगा। फिर भारत इसको सिखाएगा कि काम कैसे करना है। इस तरीके से टाइम टू टाइम हर साल इसकी अध्यक्षता बदलती रहती है और फिलहाल इसका 18वां शिखर सम्मेलन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा G20 क्या है और ये कैसे काम करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, गला बैठा हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को आपने झेल लिया होगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।